हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिका मंजरी के चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की लास्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पर। आप ये जो लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था रेने डेकार्ट के बारे में, जिनको फाउंडर भी कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें मैंने आपको बताया था कि रेने डेकार्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में, उन्होंने जो मैथ में कंट्रीब्यूशन दिए वो मॉडर्न फिलोसफर थे, साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का, जिसमें इस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम, वर्टिकल लाइन का नाम, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं, उनकी नेमिंग किस तरीके से की गई है, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया, मैंने उस फार्मूले का डेरिवेशन दिया था वहाँ पर, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे काम करता है, कोलिनियरिटी टेस्ट क्या होता है। और वो जो मेरा सेकंड लेक्चर था वो मैंने पार्ट्स में अपलोड करा था ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो वो लेक्चर, वो मैंने 3 पार्ट में अपलोड करा था। जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। जो मेरा फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई थी, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए थे। और जो मेरा फिफ्थ लेक्चर था उसमें मैंने यही एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कराए थे, 1 to 8। आज हम यही एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं 9 to 16। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। ये जो टेबल है ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रही है, एस के कोऑर्डिनेट, एम के कोऑर्डिनेट और टी के कोऑर्डिनेट। इन ईच केस, हर केस में स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। आपको बताना है ये अगर मैं एस और टी को ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, क्या एम उसका मिड पॉइंट है। अगर मैं ये वाला मेरा इस बार एस पॉइंट है और ये वाला टी पॉइंट है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं एस के और टी के, अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट कर दूं, इन पॉइंटों को कनेक्ट कर दूं एक लाइन सेगमेंट से, तो क्या एम जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4 ये एस टी का मिड पॉइंट होगा। आपको ये बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। अगर होगा तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पूछा जा रहा है व्हेन एम, जब m मिड पॉइंट होगा एस टी का, क्या कोई कनेक्शन है m, s और t के कोऑर्डिनेट्स में। जब m मिड पॉइंट होगा एस टी का तब क्या कोई कनेक्शन आपको मिल पाया m, s एंड t में के कोऑर्डिनेट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन करते हैं इसका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ s, कोऑर्डिनेट्स ऑफ s के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -3,0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ t के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,0। अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर जो मेरा रहा है इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, रेने डेकार्ट के इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो लेक्चर है, जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले का यूज किस तरीके से किया जाता है, वो फार्मूला हेल्प कैसे करता है हमारी मिड पॉइंट निकालने में, ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक है x1, y1, इसको a पॉइंट कहना है, और एक है b पॉइंट x2, y2। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा है। आपको उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए तो आप वो मिड पॉइंट ढूंढ लोगे। और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x, y। तो मिड पॉइंट फार्मूला कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला ये काम क्यों करता है मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो ये कहता है कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाला है, m के कोऑर्डिनेट्स होने वाला है, दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लीजिए। पहले x कोऑर्डिनेट का एवरेज x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर y कोऑर्डिनेट्स के एवरेज y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2। मतलब x कोऑर्डिनेट होने वाला है x1, x2 होल डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट होने वाला है y1, y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता होगा, नहीं तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं m के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m x, y
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या कहता है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है एम। ये देखिए कहा गया है, यहाँ पर दिया गया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम कैसे निकाले जाएंगे, एम एक्स कोमा वाई। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए -3 + 3/2, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए 0 + 0 होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 0/2 0/2 और 0,0। तो m जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 0,0 और यहाँ पर यही दिए हैं m के कोऑर्डिनेट्स। तो पूछ रहा है इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस या नो। तो हम कहेंगे यस, m क्या है मिड पॉइंट है एस टी का। क्योंकि देखिए आपको s के कोऑर्डिनेट दिए हैं, t के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आपने s के कोऑर्डिनेट और t के कोऑर्डिनेट की मदद से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो एस टी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मान लीजिए ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एम है, वैसे ही एस टी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एम। आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और वही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए, इसका मतलब एम मिड पॉइंट है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं सेकंड पार्ट में 2,3। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,5। तो देखिए m इज मिड पॉइंट, आप ये मान रहे हो m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए m के, अगर m मिड पॉइंट है एस टी का तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m x, y होना चाहिए इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज 2 + 4 होल डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट का एवरेज। देखिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट का एवरेज y कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6/2 8/2 और 6/2 3, 8/2 होता है 4 और m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। और देखिए यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं 3,4। इसका मतलब इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस या नो, यस। अब आप कहोगे यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पर बनना है रीजन फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर दिया उसका रीजन क्या है, तो कहोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ही तो पता लगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ही पता लगा है कि ये जो m दिया है ये मिड पॉइंट है भी या नहीं है एस टी का, क्योंकि आपने m को मिड पॉइंट माना है एस टी का और आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब आपने चेक करे क्या जो सवाल में m के कोऑर्डिनेट्स दिए वो आपके कोऑर्डिनेट्स से मैच कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस और नहीं कर रहे तो नो। तो अब देखिए थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट कर रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका कुछ पार्ट मिटा दूंगा, कुछ चीज़ों को इरेज कर दूंगा। नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं। एस के कोऑर्डिनेट क्या दिए 0,0 और टी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 0,-10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इक्वल टू 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी 0,-10 और हमने m को क्या मान रखा है, m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ओके, एस टी का मिड पॉइंट है, आप चाहो तो इसको s और इसको t भी लिख सकते हो। तो m क्या है मिड पॉइंट, ओके एस टी का। तो आपको बता दें कोऑर्डिनेट्स ऑफ m x, y। तो कोऑर्डिनेट्स होते क्या है मिड पॉइंट के, x के कोऑर्डिनेट का एवरेज मतलब x1 + x2 होल डिवाइड बाई 2 और y के कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो देखिए x के कोऑर्डिनेट का एवरेज निकालोगे a + a/2, y के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस फॉर्मूले वाला प्लस फिर y2 की वैल्यू -10/2 और ये आ जाएगा 0 + 0 0 और ये -10/2 और 2 से डिवाइड करके 0,-5। तो आपका अगर s पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0 और t पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,-10, तो जो लाइन सेगमेंट बनने वाला है s और t को मिलाने के बाद उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं 0,-5। अब देखते हैं हमें क्या दिया है, हमें दिया है 0,5। तो ये मिड पॉइंट नहीं है कि उस लाइन सेगमेंट का जो s और t से पास होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो मिड पॉइंट आ रहा है 0,-5।
0,-5 कहाँ पर होगा? माइनस वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है वो होने वाला है प्लस वाई एक्सिस पर, तो ये तो गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एच टी, यस या नो? तो नो। ये हमें पता कैसे लगा? फिर से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें पता लगा है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एस के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? एस के कोऑर्डिनेट दिए हैं -8,7 और टी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,-3। तो देखिए m इज द मिड पॉइंट ऑफ एच टी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या होने चाहिए? x के कोऑर्डिनेट का एवरेज, मतलब x1 प्लस x2 ये रहा डिवाइड बाय 2, और y के कोऑर्डिनेट का एवरेज y1 y2 ये रहा डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, बड़े नंबर का, और ये हो जाएगा 6 - 3 4/2, और ये कैंसिल करके -1 और ये 2। तो वो लाइन सेगमेंट जो S और T से पास हो रहा है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं -1,2। और देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है एस टी का, क्योंकि एक्चुअल में मिड पॉइंट तो ये है। तो पूछ रहा है इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, तो हम कहने वाले हैं नो। और फिर से रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही तो हमें पता लगा। फिर पूछ रहा है व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, जब m एस टी का मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t? हाँ, तो बताइए अगर m एस टी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो क्या आपको कनेक्शन पता है कोऑर्डिनेट्स में? किसके कोऑर्डिनेट्स में? m s एंड t के कोऑर्डिनेट्स में। तो इसका जवाब है हाँ, हमें कनेक्शन पता है। वो कनेक्शन क्या है? देखिए मैं कनेक्शन लिख देता हूँ। वो कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t। अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ s एंड t। और अगर आपको मैथ के टर्म में लिखना है तो वो कनेक्शन ये है कि x, y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं s और t के x कोऑर्डिनेट का एवरेज और s और t के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो चाहो तो आप लैंग्वेज में लिख लेना, चाहो तो आप फॉर्मूले वाला कनेक्शन लिख लेना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ s एंड t। और ये चाहो तो आप ये लिख लो, चाहे यहाँ फॉर्मूला लिख लो, दोनों ही सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m के कोऑर्डिनेट है -7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a जिसके कोऑर्डिनेट है 3,-4 एंड b x, y। ओके, अभी तक हमें 2 पॉइंट दिए जाते थे और हम उसका मिड पॉइंट निकालते थे। इस बार कुछ अलग है, आपको एक पॉइंट दिया है और मिड पॉइंट दिया, आपको दूसरा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट के लिए m मिड पॉइंट हो जाएगा a के साथ। तो देखिए ये है कुछ क्वेश्चन। अभी तक क्या होता था, हमें a और b के कोऑर्डिनेट दिए जाते थे और हमसे पूछा जाता था, मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक जितने भी हमने सवाल करे हैं उसमें a और b के कोऑर्डिनेट गिवन थे और m के कोऑर्डिनेट पूछे जाते थे। m क्या था? मिड पॉइंट। इस बार कुछ अलग है, आपको a के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,-4 और मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं -7,1। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आप b के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको a के साथ ले तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -7,1 हो। तो आसान है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन, तो देखिए
पहले तो आप मान लीजिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के आपने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। तो देखिए बाय मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि m जो है -7,1 इसके इक्वल होगा a के कोऑर्डिनेट का एवरेज, a और b के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का एवरेज, तो 3 + x/2 और a और b के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज -4 + y/2। यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मैंने आपको ऐसे बताया भी था, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या निकल जाता है x, y, अगर ये m है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 x2 होल डिवाइड बाई 2, y1 y2 होल डिवाइड बाई 2। तो वही चीज़ यहाँ पर करी है। इस बार आपको b के कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर देखिए x1 x2 को जोड़ा 2 से डिवाइड करा, 3 और x को जोड़ा 2 से डिवाइड करा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड करा, वही यहाँ है। अब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर जो कि यहाँ पर दिख रहा है इक्वल क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। ऑर्डर्ड पेयर, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर corresponding coordinates are equal। इसका मतलब -7 किसके इक्वल आना चाहिए, 3 + x होल डिवाइड बाई 2, और 1 किसके इक्वल आना चाहिए, -4/y होल डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा -14, 3 + x, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है -17। और यहाँ पर देखिए ये किस में है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो कि हमने x, y माना था वो क्या है, 17 माइनस का -17,6। अब चेक कैसे करोगे आपका आंसर सही है। देखिए अगर a है 3,4 और b है 3,-4 और b है अभी जो आपने निकाला -17,6, तो देखिए इसका मिड पॉइंट क्या आएगा। फॉर्मूला लगाते हैं इन दोनों का, हाफ डिवाइड बाई 2 -7 जो कि होना भी चाहिए था, और इन दोनों का हाफ, इन दोनों का पहले इन दोनों को ऐड कीजिए फिर हाफ कर लीजिए। ऐड करोगे आएगा ये 6 है और ये -4 है तो 2 आएगा और उसका हाफ 1। तो हमारा आंसर सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ओके, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके बीच में पॉइंट है पी एंड क्यू। अब वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 11, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसके बीच में 2 पॉइंट है पी और क्यू, और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं कि वो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से बोला जा रहा है विद पी क्लोजर टू ए, पी किसके पास है, ए के, एंड क्यू क्लोजर टू बी, क्यू किसके पास है, बी के। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, आपको अपनी नॉलेज यूज करनी है मिड पॉइंट वाली, जो हमने इससे पहले क्वेश्चनों में यूज करी है कि सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो नॉलेज यूज करनी है। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, आप पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 16,-2। ओके, तो आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं
ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 4,7 और बी के 16,-2। तो देखिए आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो कुछ मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी माना जा रहा है x1, y1। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू मान लेते हैं x2, y2। अब देखिए क्योंकि P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AB को, बिकॉज P एंड Q आर ट्राइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि जो P और Q है वो लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो P है, ये जो Q है, ये P A और Q का मिड पॉइंट होगा और Q P और B का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब है इम्प्लाइज P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि P और Q ट्राइसेक्टर हैं AB के। ट्राइसेक्टर मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो P क्या होने वाला है, A और Q का मिड पॉइंट, और A और Q का मिड पॉइंट, और Q क्या होने वाला है, P और B का मिड पॉइंट। तो देखिए अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x1, y1 और हमने Q के कोऑर्डिनेट माने x2, y2। कोऑर्डिनेट्स माने x2, y2। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं x1, y1। कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का एवरेज मतलब 4 + x2/2, y कोऑर्डिनेट का एवरेज 7 + y2/2। x कोऑर्डिनेट का एवरेज, y कोऑर्डिनेट का एवरेज। इसका मतलब x1 क्या हो गया, x1 हो गया 4 + x2/2 और y1 क्या हो गया 7 + y2/2, मतलब होल डिवाइड बाय 2। ओके, अब ये देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं x कोऑर्डिनेट का एवरेज P और B के, और y कोऑर्डिनेट का एवरेज। कंपेयर करेंगे तो x2 हमें मिल जाएगा x1 + 16 होल डिवाइड बाय 2, और y2 मिल जाएगा y1 - 2 ± होल डिवाइड बाय 2। तो देखिए हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। अब देखिए आपको x1 पता है x2 के टर्म में, x2 पता है x1 के टर्म में। तो किसी भी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो आपको अगर कोई भी ऐसा सवाल होता है जिसमें दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होती हैं, तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है दूसरे वेरिएबल में। तो देखिए मैं समझाता हूँ, इसे थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x1 = 4 + x2, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2x2 = x1 + 16। ऐसे ये भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2y1 = 7 + y2, और यहाँ पर हो जाएगा 2y2 = y1 - 2। अब देखिए आप यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x1 - 4 = x2। अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन इसमें, क्यों, क्योंकि दो इक्वेशन अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। x2 की वैल्यू निकाल ली, अब x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो इन इक्वेशनों को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 स्टार, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 स्टार। तो हम लिख रहे हैं पुट वैल्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू
ऑफ x2 इन इक्वेशन, x2 की वैल्यू किस में रख रहा हूँ, 2 में रख रहा हूँ। तो देखिए 2 लिखा, फिर x2 की वैल्यू क्या आई है 2x1 माइनस 4 इक्वल टू x2 रखा x1 प्लस 16। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, x1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा, मैं काम करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्पेस हमें मिल जाएगा करने के लिए। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। तो हमें इक्वेशन मिल चुकी है, लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल में उसे सॉल्व करेंगे x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4x1 माइनस 8, 2 का 2 से करा 4, 2 का 4 से करा 8 इक्वल टू x1 प्लस 16। ये देखिए ये वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 4x1 माइनस x प्लस 16 और ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 24 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 24/3, कैंसिल करके आ जाएगा 8। ओके x1 क्या है 8। अब x1 की वैल्यू इसमें अगर रख लेंगे तो आपको x2 मिल जाएगा। अभी ये जो मैं मेथड करा रहा हूँ वैसे आपको 10th में सीखने के लिए मिलेगा, पर ये ज़रूरी है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। यहाँ आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो x1 है ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, उससे मुझे लगता है बच्चों को ये सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सॉल्व करना, इसलिए मैंने ये कराया। तो एक बार फिर से मैं बता दूंगा, ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकला, फिर आपने सॉल्व करा और इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में ला दिया। अब इससे x2 निकालो, दूसरे में पुट कर दो, ये रहा x2। आपको याद रखना पड़ेगा अगर इस सवाल को करना है तो, कि सवाल किस तरीके से किया जाएगा, कि एक इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकाली जा रही है और दूसरी इक्वेशन में रखी जा रही है। ऐसे ही सेम मैं y के लिए भी करूँगा। तो x1 आ गया, अब पुट करिए, पुट x1 बराबर 8 इन इक्वेशन, अब ये जो आपने जिसमें x2 निकाला था उसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन x2 इक्वल टू 2x1 माइनस 4। तो देखिए पुट करिए x2 इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू 8 है माइनस 4, x2 इक्वल टू 16 माइनस 4 और ये आ जाएगा x2 इक्वल टू 12। तो आपको x2 मिल चुका है, आपको x1 मिल चुका है। अब यही सेम चीज़ जो मैंने x1 और x2 के लिए करा वही मैं y1 और y2 के लिए करूँगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ये याद रखना। आपको x1 मिल चुका है 8 और x2 मिल चुका है 12। मैं बाकी का इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। अब हमें इसी तरीके से y1 और y2 निकालना है। तो देखिए ये रही इक्वेशन जिसमें y1 y2 है, इक्वेशन 1 स्टार, और ये रही इक्वेशन जिसमें y1 y2 है, इक्वेशन 2 स्टार। तो कैसे करोगे, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं y2 निकाल रहा हूँ, y2 कैसे निकालेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर y2 इसमें पुट कर दूंगा जैसे मैंने x1 के लिए करा। ये क्वेश्चन आपको एक दो बार देखना पड़ेगा किस तरीके से किया जाता है, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, 2y1 ये वाला पार्ट भी इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 2y1 माइनस 7 इक्वल टू y2 आपको मिल चुका है। अब y2 आप पुट किस में करोगे, इक्वेशन 2 में, 2 स्टार पुट y2 इक्वल टू 2y1 माइनस 7 इन इक्वेशन 2 स्टार। इक्वेशन 2 स्टार में आप पुट कर रहे हो तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2y2 की जगह क्या आने वाला है, y2 की जगह ये पूरा 2y1 माइनस 7 और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में y1 माइनस 2। अब देखिए इधर ले जाके सॉल्व कर रहा हूँ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4y1 और 2 का 7 से करोगे -14 बीच आगे माइनस था इसलिए माइनस लिखा है, इक्वल टू y1 माइनस 2। अब वेरिएबल एक तरफ, ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, और नंबर एक तरफ, ये माइनस का है राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। 3y1 इक्वल टू 12, प्लस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, और ये आ जाएगा 12/3 जो कैंसिल आउट करके आ जाएगा 4। तो y1 की वैल्यू निकल गई। अब y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, y2 भी निकल जाएगा जैसे मैंने x2 निकाला था। तो पुट y1 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन इन 2y1 माइनस 4 इक्वल टू y2।
तो देखिए y1 की जगह 4 रखा और y2 आपका आ जाएगा 8 माइनस 7 और y2 की वैल्यू आ चुकी है 1। तो देखिए y1 भी निकल गया, y2 भी निकल गया, हमें y1 y2 भी मिल चुका है। तो y1 क्या है आपका, y1 आपका निकला था 4 और y2 आपका निकला था 1। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो मैं ये वाला पार्ट एडिट कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। आपको सीक्वेंस से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। तो हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट आपने क्या माने थे, x1 कोमा y1। तो क्या आ गए पी के कोऑर्डिनेट 8 कोमा 4, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट आपने माने थे x2 कोमा y2 और क्या आए हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 12 है और y1 1 है। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। अगर कोई ये सवाल सेक्शन फॉर्मूले से करने वाला है जो आप 10th में सीखने वाले हो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, हो सकता है अगली साल 10th की भी एनसीईआरटी बदल जाए, तो वहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाया जाता है, उस फार्मूले से सवाल जल्दी हो जाता, पर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया कि आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उस पॉइंट को मान लेते हैं x कोमा y और उस पॉइंट को मान रहा हूँ c, और मान लीजिए वो 2 पॉइंट a है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, एक का कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, और ये जो c है ना कहीं पर भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि बीच में ही होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो c के कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अगर c इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला भी लगा के सवाल को किया जा सकता था, पर ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराया। अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हो कि फॉर्मूला कैसे यूज करा जाएगा, आंसर चेक कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से, चाहे आप पेपर में यूज ना कर पाओ पर आपका आंसर सही आया है गलत आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके आंसर है। और मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ जिसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कहा गया है गिवन द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट दिए हैं जैसे पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,-8, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4,7, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है -7,-4, सो डैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। आपको शो करना है तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पर है, मतलब एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जिससे तीनों पॉइंट पास हो। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन गुजरती है, 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन गुजरती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजरती है। अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं तो एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो। इसका मतलब एक पॉइंट यूनिक लाइन को शो नहीं करता, एक पॉइंट तो इनफाइनाइट लाइन को शो करता है। अगर एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो तो आपको वो लाइन नहीं मिलेगी जो लाइन आप चाहते हो खींचना, उस पॉइंट से कोई और लाइन खींच देगा। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास नहीं होती। पर अगर मैं 2 पॉइंट लूँ तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होती है और वो लाइन यूनिक होती है। मतलब आप 2 पॉइंट से इस लाइन के अलावा कोई और लाइन नहीं खींच सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो कि एक और लाइन इसके ऊपर खींच दो, पर वो लाइन यही होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों, एक लाइन ये और एक जो आपने खींची, वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं, पर 2 पॉइंट से यूनिक लाइन खींची जा सकती है। वैसे ही एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल खींचे जा सकते हैं अलग अलग रेडियस के। ये देखिए, रेडियस आप बढ़ाते रहिए, अलग अलग सर्कल मिलते रहेंगे। ऐसे ही 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने 2 रैंडम पॉइंट लिए, तो एक सर्कल ये हो गया, फिर कोई और आप रेडियस का सर्कल ले सकते हो। ऐसे 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल खींचे जा सकते हैं और थोड़ा सा सर्कल की रेडियस को बढ़ाओगे। पर अगर 3 पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल खींचा जा सकता है। जैसे 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, वैसे ही 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होता है। तो अब देखते हैं सवाल। आपको कह रहा है कि आपको शो करना है कि इन तीनों पॉइंटों से एक सर्कल पास हो रहा है।
देखिए 3 पॉइंट से सर्कल पास, कोई भी मैं 3 पॉइंट दे दूं, आप उससे यूनिक सर्कल पास कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही बताना है, शो करना है कि जो 3 पॉइंट है ना, इनसे ये 3 पॉइंट सर्कल पर है। गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी सो डैट दे लाई ऑन अ सर्कल, ये 3 पॉइंट एक सर्कल पर लाई करते हैं, ये आपको शो करना है। उसके बाद उस सर्कल का नाम क्या है, के, हु सेंटर इज द ओरिजिन, उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स होता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, फिर आपको सर्कल के की रेडियस भी पूछ रहा है कि वो जो सर्कल आपने ड्रॉ करा है उसकी रेडियस क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सवाल को करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे किसी पॉइंट का ओरिजिन से, आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे किसी पॉइंट का ओरिजिन से। तो देखिए, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, वो फॉर्मूला होता है d = x² + y²। ये फॉर्मूला कैसे आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, वहाँ पर मैंने इसका प्रूफ भी कर रखा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप ये जानना चाहते हो फॉर्मूला कहाँ आया, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला जरूर देख लेना, उन्हें 3 पार्ट में अपलोड करा है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए का ओरिजिन से। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,-8 फ्रॉम यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बचे, ए 1,-8 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x² + y², स्क्वायर रूट के अंदर है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, y की वैल्यू पुट कर दीजिए -8, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 64 और √65 यूनिट्स। तो आपने ए का डिस्टेंस निकाल लिया ओरिजिन से। ओरिजिन आपको पता ही होगा, जैसे ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। तो आपने ए का डिस्टेंस निकाल लिया ओरिजिन से। अब निकालते हैं पॉइंट बी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी जो है -4,7 फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x² + y², स्क्वायर रूट के अंदर है, x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या है 7, और देखिए ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, ये 49, ऐड कर लीजिए 5,165 √65 यूनिट्स। तो फिर से डिस्टेंस वो आया है √65 यूनिट्स। इसका मतलब जितना पॉइंट ए दूर है ओरिजिन से उतने ही पॉइंट बी दूर है ओरिजिन से। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -7, -4 फ्रॉम ओरिजिन। तो देखते हैं ये ओरिजिन से कितना दूर है। तो डी की वैल्यू है √x² + y², x की वैल्यू पुट कर दीजिए -7, y की वैल्यू पुट कर दीजिए -4, और ये आ जाएगा 49 + 16, और ऐड करके आ जाएगा √65 यूनिट्स। तो देखिए ए, बी और सी तीनों पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी पे हैं, और उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो उन्हें सर्कल कहा जाता है। देखिए अगर मैं बोलता हूँ उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन ले लीजिए जो इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो क्या ड्रॉ होगा, एक सर्कल ही ड्रॉ हो जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज ए बी एंड सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ ओरिजिन 0,0 because A, B and C are equidistant from point O 0,0
इसका मतलब क्या है, ए बी एंड सी लाई ऑन अ सर्कल, क्योंकि सर्कल पे वही पॉइंट लाई होते हैं, सर्कल पे वही पॉइंट होते हैं जो एक फिक्स पॉइंट से, जो कि ओरिजिन होता है, सेंटर होता है, बराबर दूरी पर होते हैं। सर्कल क्या है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point. Fixed point is called center and equidistant is called radius. तो देखिए ये जो A पॉइंट था, ये जो B पॉइंट था और ये जो C पॉइंट था, ये तीनों के तीनों पॉइंट A B C एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे है। और अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट A रैंडम बना रहा हूँ, B C अगर एक पॉइंट से बराबर दूरी पे है तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो रफ डायग्राम है, क्योंकि सर्कल क्या होता है, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन जो बराबर दूरी पर हो, और क्योंकि ये पॉइंट बराबर दूरी पर है सेंटर से, और ऐसे ही पॉइंट के कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट सर्कल के सेंटर से √65 यूनिट दूर नहीं होता तो वो पॉइंट सर्कल का पार्ट नहीं होता, क्योंकि सर्कल 2 पॉइंट से गुजर जाता और तीसरे पॉइंट से गुजरता ही नहीं। अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से √65 से छोटा आता तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर ही रह जाता। तो ये कुछ ऐसा बना है, ये पॉइंट्स है आपके, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, √65 यूनिट्स। अब देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। गिवन द पॉइंट डी आपको एक पॉइंट दिया है -5,6 एंड ई आपको एक पॉइंट दिया है 0,9। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। आपसे पूछ रहा है 2 पॉइंट दिए हैं डी और ई, इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर है, कौन सा पॉइंट सर्कल पर है मतलब सर्कल की बाउंड्री पे, और कौन सा पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री से बाहर है। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको रेडियस पता लग गई, एक सर्कल है जिसकी आपको रेडियस पता है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है, √65 √65 यूनिट, और आपको उस पर 3 पॉइंट भी पता है। ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था 1,-8 1,-8। बी पॉइंट क्या था, रैंडम बना रहा हूँ, कहीं पर भी पर सर्कल पर ही होंगे क्योंकि सेंटर से बराबर दूरी पर है। अगर 3 पॉइंट बराबर दूरी पर है सेंटर से, मतलब किसी एक पॉइंट से, तो आप एक सर्कल तो पास कर सकते हो उनसे होते हुए, क्योंकि यही तो तरीका होता है सर्कल पास करने का। सर्कल पास करने के लिए आपको एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। आपने आर्क वगैरह इस्तेमाल करा है तो आपको पता होगा, कंपास की मदद से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। एक तो सेंटर चाहिए होता है, और जितना आप खोलते हो उस पर एक्सटेंड करते हो कंपास को, वो रेडियस हो जाती है। और अगर तीनों पॉइंट बराबर दूरी पर हैं तो एक सेंटर तो खींच ही जाएगा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, बी के कोऑर्डिनेट्स थे -4,7, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सी के कोऑर्डिनेट्स थे -7,4, और इस सर्कल का नाम दिया गया था सर्कल के। अब मैं देखने वाला हूँ डी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, और सेंटर मतलब कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन, क्योंकि सेंटर ओरिजिन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, बोला गया है। देखिए, बोला गया है हु सेंटर इज द ओरिजिन, सेंटर ही ओरिजिन है इस सवाल के लिए। फिर बोल रहा है कि डी और ई सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा। अगर वो डिस्टेंस डी का डिस्टेंस निकालूंगा सेंटर से, ओरिजिन से, अगर वो डिस्टेंस √65 से छोटा आया तो सर्कल के अंदर ही रह जाएगा, √65 आया तो सर्कल पर हो जाएगा, और √65 से ज़्यादा आया तो सर्कल से बाहर चला जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस सेकेंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5,6 फ्रॉम ओरिजिन। तो फॉर्मूला लगाया जाएगा d = √x² + y², d = -5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, और इन्हें ऐड कर लीजिए 11, और ये आ गया 11, एक कैरी गया और ये आ गया 61 यूनिट्स। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये √65 यूनिट से छोटा है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है
इसकी दूरी जितनी ए से है उससे कम दूरी है डी से, ये जो पॉइंट है इसकी दूरी जितनी ए से है उससे कम दूरी है पॉइंट डी से, तो डी अंदर होगा, डी कहीं पर अंदर होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, माइनस माइनस यहाँ पर बना देते हैं डी को, डी के कोऑर्डिनेट्स थे -5,6 बना कहीं पर भी सकते हो, रफ डायग्राम है, मैंने अभी तक एक्स एक्सिस से नहीं वाई एक्सिस से नहीं खींची। तो डी को यहाँ पर बना दिया, अंदर होगा सर्कल के। तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट भी रेज कर देता हूँ, आपको रेडियस भी पूछी गई थी सर्कल की, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू √65 यूनिट्स, क्योंकि देखिए हर बार डिस्टेंस बराबर आ रहा है, जो डिस्टेंस होता है वही होती है रेडियस। किसका डिस्टेंस, पॉइंट का जो सर्कल की बाउंड्री पर है सेंटर से, और ये जो पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर है सेंटर से, तो जिसका जो डिस्टेंस है वही होगी रेडियस। तो रेडियस होगी √65 यूनिट। अब देखिए ये डिस्टेंस आपका आ गया। अब क्योंकि हम कहेंगे √61 जो कि √61 यूनिट्स छोटा है √65 यूनिट से, इसका मतलब क्या है, डी लाइज विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल। अब देखते हैं पॉइंट ई, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9 फ्रॉम ओरिजिन से देखते हैं उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला √x² + y², फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 0 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + 81 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा √81, और यहाँ पर √81 बड़ा आ रहा है √65 से, यूनिट से, डिस्टेंस है यूनिट्स। इसका मतलब है कि जो ई है ना वो जितना ए दूर है ओ से उससे ज़्यादा दूर है, अगर उससे ज़्यादा दूर है तो ये कहाँ होने वाला है पॉइंट, ये पॉइंट कहीं बाहर होने वाला है, बाहर बना दिया ई को, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9। तो हम कहेंगे ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल का नाम भी दिया गया है के। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था क्या ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पर लाई करेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट का ओरिजिन से बराबर दूरी पे, तीनों पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी पर थे, तीनों पॉइंटों का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर दूरी पर था, और अगर बराबर दूरी पे पॉइंट होते हैं तो उनसे एक सर्कल पास किया जा सकता है। तो हाँ, ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस आ गई थी √65 यूनिट। दूसरे पार्ट में बोला जा रहा था कि 2 पॉइंट आपको दिए हैं, बताइए वो सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है। तो मैंने देखा कि ये जो पॉइंट था इसका डिस्टेंस निकाला, ओरिजिन से डिस्टेंस √65 यूनिट से कमाया तो सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि रेडियस √65 है। अगर कोई डिस्टेंस रेडियस से कम है तो सेंटर से तो वो सर्कल के अंदर आएगा। इसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा रेडियस से तो वो पॉइंट सर्कल से बाहर चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हम सेंटर से नाप रहे हैं। और अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, ये बात आप पॉइंट चेक करके कमेंट करना कि सर्कल पर होगा, सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। और मेरा पॉइंट है F8,1। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, फिर 14 करने वाले हैं। 14 मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा, फिर 14 कराऊंगा, और तभी मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसकी साइड का मिड पॉइंट है DEF। तो देखिए ABC एक ट्राइंगल है ABC, और इनकी साइड के मिड पॉइंट क्या है DEF, ये मिड पॉइंट है। रफली बना रहा हूँ, बिल्कुल नाप के नहीं बनाया कि मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स निकालने, हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया था, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC की साइड क्या होंगी AB BC AC आर द मिड पॉइंट, और उनके मिड पॉइंट क्या है DEF। तो DEF आप कहीं पर कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, पर वो मिड पॉइंट ही है। उसके बाद बोल रहा है गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D E एंड F आर, D E और F के आपको कोऑर्डिनेट पता है। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D के कोऑर्डिनेट है 5,1। E के कोऑर्डिनेट्स क्या है, E के कोऑर्डिनेट है 6,5, और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है, F के कोऑर्डिनेट है 0,3।
तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ओके, आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो देखिए हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो इन्हें कुछ मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। तो लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1, y1, x1, y1। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x2, y2, x2, y2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मान लेते हैं x3, y3। तो देखिए लिख देते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम में है तो ये पूरा का पूरा डायग्राम, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखते हैं हमारा टास्क है ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो आपको दिया है डी ई और एफ मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या है, गिवन ऊपर लिख देता हूँ, गिवन में आपको दिया है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। इसका मतलब देखिए डी ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि डी ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूले से हमें मिलेगा कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1 वो क्या होने चाहिए, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 और ए और बी के y कोऑर्डिनेट का एवरेज, मतलब y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। तो देखिए अब अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि तो ऑर्डरेड पेयर बराबर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स बराबर होता है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने से हमें मिलेगा 5 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2, 1 इक्वल होगा y1 y2 होल डिवाइड 2। तो देखिए ये यहाँ पर भेज दीजिए डिवाइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 10 इक्वल टू x1 प्लस x2 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू y1 प्लस y2। तो देखिए ये दो हमें मिल चुके हैं। अब ऐसे ही देखिए E क्या है, B और C का मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है E, ये गिवन वाला पार्ट है। तो हम लगाएंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। तो जो E के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5 वो क्या आना चाहिए, B और C के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, B और C के x कोऑर्डिनेट का एवरेज और B और C के y कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 2। और कंपेयर अगर हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होता है। ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 6 किसके इक्वल होगा, x2 x3 होल डिवाइड बाई 2, 5 किसके इक्वल होगा, y2 y3। अब देखिए ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 12 इक्वल टू x2 प्लस x3 और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू y2 प्लस y3। तो देखिए हमें दो इक्वेशन और मिल गई। अब देखिए f क्या है, f मिड पॉइंट है a एंड c का। तो f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AC का मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊं तो F के कोऑर्डिनेट जो कि 0,3 है, हाँ 0,3, ये होना चाहिए A और C के x कोऑर्डिनेट का एवरेज x1 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का एवरेज y1 y3 होल डिवाइड बाई 2। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट
वी गेट 0 इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और 3 इक्वल टू y1 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू x1 x3 x1 प्लस x3 और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू y1 प्लस y3, ये y3 है। तो देखिए हमें दो इक्वेशन और मिल गई। तो देखिए ये दो इक्वेशन हमें मिली है, डी मिड पॉइंट था इसलिए, ये दो इक्वेशन हमें मिली है ई मिड पॉइंट था इसलिए, और ये दो इक्वेशन हमें मिली है एफ मिड पॉइंट था इसलिए। अब आपके पास फिर से वही तरीका है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी यूज करा था कि देखिए यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट है x1 x2, यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट है x2 x3। तो आप इससे x2 की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करिए। तो अब x2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x1 में निकलेगी 10 माइनस x1। अब वो इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x1 और x3 में, वो भी x1 और x3 में। तो फिर इससे सवाल आसानी से हो सकता है। एक तरीका और है, वो तरीका मैं बताता हूँ। देखिए इन इक्वेशनों को नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ ताकि हम लिख पाएँ। तो इस इक्वेशन को मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप सामने भी मान सकते हो। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है देखिए x1 भी 2 बार हो जाएगा, x2 भी 2 बार हो जाएगा, x3 भी 2 बार हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया जा सकता है और उससे सवाल आसानी से हो सकता है। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 में है x एंड इक्वेशन 5। ये इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट वाले साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड वाली साइड में ऐड होगी। तो 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 और 12 की वैल्यू क्या है, 12 की वैल्यू है x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 और 0 की वैल्यू क्या है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3। अब देखिए ये ऐड करके क्या आएगा, ये ऐड करके आने वाला है 22 और ये क्या आएगा, ये देखिए x1 2 बार हो गया तो 2x1, x2 2 बार हो गया 2x2, x3 2 बार हो गया 2x3। अब 2 ले लीजिए कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 और 2 से आप डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे सोच लीजिए 22 है, यह 2 और गुना में पूरा, तो 2 का किससे गुना करेंगे, 22 आए 11। तो 11 इक्वल टू x1, मैं ये वाली साइड इस साइड लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। इसकी मदद से हम बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x1 प्लस x2 क्या है 10, x1 x2 की जगह 10 रखोगे, x3 आ जाएगा 1। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे। ऐसे ही y वाला कीजिए, एडिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। तो देखिए इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, फिर इक्वेशन 4 10, इक्वेशन 6। अब देखिए 2 की वैल्यू क्या है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। 10 की वैल्यू क्या है y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और 6 की वैल्यू क्या है y1 प्लस y3। अब देखिए ये ऐड करके क्या आ जाएगा 18। ये होने वाला है y1 2 बार हो गया 2y1, y2 2 बार हो गया 2y2, y3 2 बार हो गया 2y3। 2 ले लीजिए कॉमन, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और देखिए 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आके अपन 9 बचेगा, यहाँ पर बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पर बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 डिवाइड में गया 9। तो देखिए अब आप एक काम कीजिए, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि वो हमें स्पेस चाहिए और सवाल का सॉल्यूशन बचाए। तो देखिए आप ये पूरा लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिलहाल के लिए अभी इतना लिख लीजिए। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इरेज करके देखते हैं कैसे निकाला जाएगा बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू।
तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है 11, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आना है। अब x1 प्लस x2 क्या है, x1 प्लस x2 है 10, तो आप लिखोगे 10 प्लस x3 इक्वल टू 11, ब्रैकेट में डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपने इक्वेशन 1 यूज करी है, x1 प्लस x2 की जगह 10 लिख दिया और यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा और x3 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है हमारे पास 11। अब देखिए आप x2 प्लस x3 की वैल्यू रख दीजिए 12, तो x1 की जगह x1 रहेगा, x2 x3 का ऐड क्या करके आ रहा है 12 आ रहा है, तो यहाँ पर 12 रख दिया, ये हो जाएगा 11 और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x1 बराबर 11 माइनस 12, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर आपने इक्वेशन 3 यूज करी। इक्वेशन 3 की मदद से हमने x2 प्लस x3 को क्या लिख दिया है, x2 प्लस x3 को 12 लिख दिया है। यहाँ पर आपने इन दोनों के समीशन को 10 लिख दिया, यहाँ पर इन दोनों के समीशन को 12 लिख दिया। अब देखिए दो वेरिएबल तो निकल चुके हैं, x3 भी निकल गया, x1 भी निकल गया। अब हम करने वाले हैं x2, तो हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। अब देखिए इक्वेशन 5 पे x1 प्लस x3 ऐड करके आ रहा है 5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x2 पहले लिख दिया और x1 प्लस x3 बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता ऐड करते टाइम, तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0। देखिए इक्वेशन 5, तो x2 प्लस 0 इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 5। और यहाँ से आपको ऐसे ही पता लग गया x2 प्लस 0 x2 बराबर 1, तो आपको x2 भी पता लग गया, x1 भी पता लग गया, x3 भी पता लग गया। ऐसे ही आप निकालने वाले हो y1 y2 y3। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट मिटा दूंगा, ये इतना पोर्शन मिटा दूंगा क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अभी लिख लिया y1 प्लस y2 था 2। आप यहाँ से भी देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में भेज दिया 2 आ जाएगा ऐड करके। तो y1 प्लस y2 की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, प्लस में y3 इक्वल टू 9 और ये माइनस हो जाएगा, y3 इक्वल टू 9 माइनस 2, y3 इक्वल टू 7। और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपने y3 निकाल लिया। ऐसे ही हम निकालने वाले हैं y1। देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9, y2 प्लस y3 था 10। आप यहाँ से भी देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे, आधा करोगे तो 5 आना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके 10 आना चाहिए, तभी तो आधा करके 5 आएगा। यहाँ इससे पहले मैंने बताया भी था 10 कैसे आया। तो y1 y2 प्लस y3 क्या है 10, तो 10 रख दिया, इक्वल टू 9 है, प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, y1 इक्वल टू 9 माइनस 10, y1 इक्वल टू -1। तो देखिए y3 भी आ गया, y1 भी आ गया, जैसे ये किया था। अब निकालने वाले हैं हम y2। तो आपको पता है y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है 9, और ऑर्डर मैटर नहीं करते, एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, एडिशन लिखूंगा जैसे यहाँ पर x2 को पहले लिखा था वैसे y2 को पहले लिखूंगा, y2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू 9 और y1 प्लस y3 है 6, तो y2 इक्वल टू 6 प्लस 6, y2 प्लस 6 इक्वल टू 9, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y2 इक्वल टू 9 माइनस 6 और y2 की वैल्यू आ गई 3। तो देखिए y1 y2 y3 तीनों निकल चुके हैं। तो बताइए एक के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हैंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या थे, कोऑर्डिनेट x1 y1, और आपने x1 की वैल्यू क्या निकाली है, x1 की वैल्यू आई है -1 और y1 की वैल्यू क्या आई है, y1 की वैल्यू भी -1। तो ए के तो आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ऐसे ही बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, बी के कोऑर्डिनेट्स थे x2
कोमा y2। अब बताइए x2 आपने क्या निकाला है, x2 आया है 1, x2 आया है 1 और y2 आया है 3, तो 1, 3, तो b के भी कोऑर्डिनेट निकल गए 1, 3। अब देखने वाले हैं हम c के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, और c के कोऑर्डिनेट क्या हैं, c के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x3, y3। अब बताइए x3 क्या आया था, x3 आया था 1, x3 आया था, यहाँ पर 11 होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 11 है, 11, तो यहाँ से 11 आएगी x2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या थे, x3, y3, और x3 क्या है, x3 आपको दिया है 1, और y3 क्या है, y3 आपको दिया है 7। तो देखिए 3 पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा गया था, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो ये हैं वो आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं पहले इस क्वेश्चन को पूरा लिखता हूँ फिर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है सिटी हैज 2 मेन रोड्स, ओके, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो देखिए रफ डायग्राम है, एक सिटी है, इसमें 2 मेन रोड है, मैंने मेन रोड को थोड़े बोल्ड मार्कर से लिखा है, तो ये एक मेन रोड हो गया, ये एक मेन रोड हो गया, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिटी के सेंटर में। देखिए अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, ये रहा वो सेंटर। फिर है दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो पहला रोड है ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ, पहला रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और लिखा है जो दूसरा रोड है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन और ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी, स्ट्रीट मतलब गली, बाकी सारी गली सिटी की रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। बाकी सारी की सारी गलियां इन 2 रोड के पैरेलल हैं, इन 2 रोड के पैरेलल हैं और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, 200 मीटर। तो यहाँ पर हमने स्केल क्या लिया है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, मतलब इसके बीच का गैप है 200 मीटर, इसके बीच का गैप है 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। ये स्केल पे नहीं है, कहीं पर आपको गैप छोटा हो कहीं पर बड़ा भी दिख सकता है, क्योंकि रफ डायग्राम है, स्केल पे नहीं बनाया, पर आप अपनी नोटबुक में ग्राफ पेपर पेस्ट कर सकते हो। ग्राफ पेपर में जो 2 लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस होता है वो एकदम इक्वल होता है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। तो ज़्यादातर टीचर ऊपर 5 स्ट्रीट बनाते हैं, नीचे भी 5 बनाते हैं, ये गलत है, उसने बोला हर डायरेक्शन में 10। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साउथ में भी 10 स्ट्रीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईस्ट में भी 10 स्ट्रीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे ही वेस्ट में भी 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ चारों डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट है। फिर पहला पार्ट है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। तो ये मैंने बना रखा है, यही सेम मॉडल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ग्राफ पेपर पे बना देना, उसके बाद नोटबुक पे पेस्ट कर देना। बस ये वाली बात मत लिखना रफ, मैंने रफ बनाया इसलिए मैंने लिख दिया, पर आप तो ग्राफ पेपर पे बनाने वाले हो और अलग अलग कलर के पेन्स का यूज कर सकते हो जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये देखिए मैंने रफ इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, पर ग्राफ पेपर पे 2 लाइनों के बीच का डिस्टेंस एकदम फिक्स होता है। फिर दूसरा बोला जा रहा है, पहला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या था, एक मॉडल बनाना था, बना दिया। फिर देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, इस मॉडल में स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे देखिए ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, ये स्ट्रीट
और ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह रहा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कह रहा है कोई भी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, जैसे स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, ये दो तरह की स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से बना है। पहली स्ट्रीट क्या है, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। दूसरी स्ट्रीट क्या है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो ये तो हम देख ही सकते हैं। फिर कह रहा है ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, हर जो स्ट्रीट के इंटरसेक्शन है वो एक तरीके से रेफर किया जाएगा। वो तरीका क्या है, कह रहा है इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, पहली दूसरी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी ये रही। अब देखिए यहाँ के बाद वहाँ पढ़ना है, मीट एट द सम क्रॉसिंग, ये दोनों लाइन जो सेकंड नॉर्थ और साउथ वाली स्ट्रीट है और ये जो फिफ्थ ईस्ट और वेस्ट वाली स्ट्रीट है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए। वो पॉइंट ये रहा, लिखा है देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। हम इस स्ट्रीट इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, 2,5। और ये देख भी सकते हो, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 2 आया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 5 आया। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। कह रहा है 4,3 पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन है। तो देखिए 4,3 कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 3, ये रहा 4,3। कह रहा है इस पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, तो आंसर क्या होने वाला है, देयर इज ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन, देयर इज ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन ऑन 4,3। 4,3 पे एक ही स्ट्रीट इंटरसेक्शन है। स्ट्रीट इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पर दो स्ट्रीट इंटरसेक्ट करती हैं, हिंदी में कह सकते हैं चौराहा। तो यहाँ पर एक ही चौराहा है 4,3 पर, 4,3 पर एक ही चौराहा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फिर कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो 3,4, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, ये रहा 3,4। तो बताइए इस पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, एक ही है, एक ही चौराहा है। कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, एक, क्योंकि एक ही पॉइंट है जहाँ पर दोनों स्ट्रीट इंटरसेक्शन कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये था ए का आंसर, ये है बी का आंसर। बी का आंसर लिखने वाले हो, देयर इज ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन मतलब चौराया ऑन 3,4। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था पर आंसर काफ़ी छोटा है और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया और मैं दुखी भी हूँ। इतना ज़्यादा बनाने के बाद, लिखने के बाद तुरंत सवाल हो गया, हटाना पड़ेगा ये। तो अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। तो देखिए बनाया गया है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है कुछ इस तरीके से। ये कंप्यूटर स्क्रीन है जो वाइड कितनी है, जो वाइड है 800 पिक्सल्स। देखिए लिखा है अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ये रही वो रेक्टेंगुलर स्क्रीन, whose coordinate system has the origin at the bottom left corner, जिसका origin कहाँ है, bottom left corner। ये right corner है और ये left corner है। फिर कह रहा है स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। तो देखिए वाइड कितनी है 800 पिक्सल्स और कहा जा रहा है एंड 600 पिक्सल हाई, और स्क्रीन हाई कितनी है 600 पिक्सल। फिर कहा जा रहा है अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100,150। तो एक सर्कल है, एक सर्कल का आइकन है इसी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें, जिसका सेंटर क्या है 100,150।
तो पहले देखते हैं 100 कोमा 150, एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू 150, तो ये हो गया एक्स 100 और वाई 150, तो ये हो गया वो पॉइंट 100 कोमा 150। फिर कह रहा है अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल, ये जो सर्कल था ये इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस थी 80 पिक्सल्स। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं रफ डायग्राम में समझाने के लिए। तो देखिए 80 पिक्सल का क्या मतलब है, इसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 100 कोमा 150 और रेडियस कितनी है 80 पिक्सल्स। तो देखिए यहाँ पर अगर 100 है, डायग्राम थोड़ा साफ बनाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 100 है तो 80 क्या स्क्रीन को टच करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बाउंड्री को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये 100 है और रेडियस तो 80 है, तो कुछ यहीं पर रुक जाएगा। ऐसे बताइए नीचे कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ये हाइट कितनी है 150 पिक्सल्स, ये हाइट कितनी है 150 पिक्सल्स और रेडियस कितनी है 80, तो इसके नीचे 80 जाएगा तो कहीं 70 तक पहुँचेगा। ऐसे ही यहाँ पर कहाँ तक पहुँचेगा, 200 तक तो नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये तो सेंटर है और रेडियस कितनी है, रेडियस है 80 पिक्सल्स। 80 पिक्सल का मतलब है 200 से कम ही रहेगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स हटा रहा हूँ, 200 से कम मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ऐसा, इस पॉइंट को थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 100 कोमा 150 और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 80, तो 150 में 80 जोड़ लीजिए, 80 जोड़ोगे 150 में तो कितना आएगा, 150 प्लस 80 230, तो ये ऊपर जाने वाला है कुछ यहाँ तक। तो ये पहला सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है, ऐसा कुछ सर्कल होगा। रफ डायग्राम है, आप कंपास की मदद से एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो साफ दिख रहा है किसी बाउंड्री से नहीं टकरा रहा। ये हो गया सेंटर 100 कोमा 150। मैंने कैसे ड्रॉ करा, 100 कोमा 150, रेडियस कितनी है 80, तो नीचे 80 तक जाएगा। 80 तक जाएगा मतलब कहाँ तक चला जाएगा, देखिए 150 में से 80 घटा लीजिए 70 तक चला जाएगा। और ऊपर कितना जाएगा, 80 ऊपर जाएगा, तो 150 में 80 जोड़ लीजिए, ये चला जाएगा 230 तक, 230 तक ऊपर चला गया। ऐसे ही अगर इसकी ये जो पार्ट है ये 100 है, 100 यूनिट और रेडियस 80, तो टच नहीं करेगा स्क्रीन को। कहाँ तक पहुँचेगा, कहीं 20 तक पहुँचेगा, यहाँ पर कहीं 20 तक पहुँचेगा। और ऐसे ये कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ तक तो 100 है और यहाँ से फिर 80 कर लीजिए 180 तक। तो पहला सर्कल बन चुका है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए दूसरे सर्कल के बारे में क्या कहा गया है, कह रहा है अनदर सर्कल ऑफ आइकन रेडियस 100 पिक्सल। जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 100 पिक्सल्स, इज ड्रोन विद इट सेंटर एट द पॉइंट, और उसका सेंटर क्या है 250 कोमा 230। तो x की वैल्यू 250, यहाँ पर होगा 250 इसके बीचों बीच में, x की वैल्यू 250 और y की वैल्यू कितनी है 230, तो यहाँ तक। तो ये हमें वो पॉइंट मिल चुका है इसी की बराबरी में। हाँ ठीक है, ये रहा वो पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रफ डायग्राम है, बिल्कुल स्केल पर नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 250 कोमा 230, 250 कोमा 230, 230 इसके बीचों बीच में जा रहा है, ठीक है। और एक सर्कल ड्रॉ करना है इसे सेंटर मान के, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। यहाँ पर आप कॉपी पे 1-1 सेंटीमीटर, आप स्केल क्या लोगे कॉपी पे, स्केल आप ले लेना 100 पिक्सल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पिक्सल्स। यहाँ आप इंच वगैरह भी ले सकते हो कि 1 इंच इक्वल टू 100 पिक्सल्स। तो देखिए अब जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है 100, मतलब इस पॉइंट से 100 ऊपर। देखिए ये पॉइंट में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 230, और 100 अगर ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे 330 तक पहुँच जाएंगे, 330 तक। तो यहाँ पर कुछ होगा वो रेडियस का। ऐसे ही नीचे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि रेडियस 100 है और ये कितना है, ये जो हाइट है ये 230, तो इसमें से 100 घटा लीजिए 130 तक जाएगा। तो 130 कहाँ है, इसके भी नीचे, तो ये रहा पॉइंट।
ऐसे चला गया नीचे, देखिए 150 के नीचे है, 150 तो ये पॉइंट था, तो इसके नीचे आ गया। अब देखिए लेफ्ट में कहाँ तक एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट वॉल से या लेफ्ट स्क्रीन से, स्क्रीन का जो लेफ्ट पार्ट है उससे कितना दूर है, 250 दूर है, और रेडियस कितनी है 100, तो 150 तक जाएगा। 150 कहाँ होगा, ये तो 100 है, यहाँ पर होगा 150, तो ये पॉइंट जाने वाला है यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 150 है, क्योंकि देखिए 250 तो सेंटर है और रेडियस 100 है, तो ये 100 तक फैलेगा, तो अगर मैं 100 कम कर लूँ तो कितना आ जाएगा 150, तो ये मुझे पॉइंट मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 100 तक फैलेगा, तो ये 250 है, 250 में 100 ऐड कर दीजिए, ये मिल जाएगा हमें 350। तो कुछ ऐसा सर्कल बनने वाला है, तो इसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा सर्कल बनेगा। थोड़ा और साफ करने की कोशिश करता हूँ, इसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश, ठीक है। तो अब देखते हैं, सवाल के जवाब देते हैं, जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब पूछ रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ द इधर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या कोई भी सर्कल का पार्ट स्क्रीन से बाहर है, तो नहीं, स्क्रीन से बाहर नहीं है, तो नो। तो आंसर दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में बोला है वेदर एनी पार्ट ऑफ either circle lie outside the screen, no. Any part of circle, देखिए वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ, any part of either circle does not lie आउटसाइड द स्क्रीन, कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर नहीं है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि देखिए पहला जो सर्कल था उसका सेंटर था 100,150 और रेडियस कितनी थी 80, तो यहाँ पर 100, ये डिस्टेंस 100 है पर रेडियस 80 है, तो टच नहीं करेगा इस कॉर्नर को, इस एज को। ऐसे ये कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 150 और रेडियस तो 80 है, तो देखिए नीचे वाली जो लाइन जा रही है इसको भी टच नहीं करेगा। ठीक इसके लिए भी आप अनुमान लगा सकते हो, तो पहला आंसर है, आप स्क्रीन में देख भी सकते हो, आसानी से दिख रहा है, नो एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल डज नॉट लाई आउटसाइड द स्क्रीन। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, तो देखिए कर रहे हैं, तो यस, सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या मैं देना चाहूँगा, अगर आपको ग्राफिकली नहीं देखना तो क्या रीजन है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए रीजन देखिए दोनों की रेडियस, इसकी रेडियस को मान लेते हैं R1 और इसकी रेडियस को मान लेते हैं R2। तो देखिए R1 आपको दिए 80 पिक्सल्स, R2 आपको दिए 100 पिक्सल्स, तो इन दोनों की रेडियस का सम ऑफ रेडियाई का सम क्या होगा, R1 प्लस R2, 80 प्लस 100 पिक्सल्स और ये हो जाएगा 180 पिक्सल्स। मतलब अगर दो सर्कल इस तरीके से होते, इस तरीके से, तो उनकी रेडियस का सम ये हो जाता 80, ये हो जाता 100 और रेडियस का सम हो जाता 180 पिक्सल्स। क्या हो जाता 180 पिक्सल्स। अब देखते हैं एक्चुअल में इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 180 हुआ तो ये सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। अगर दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 180 से ज़्यादा हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दोनों सर्कल। पर अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 180 से कम हुआ तो पक्का सर्कल इंटरसेक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर दोनों सर्कल, मैंने आइडियल कंडीशन ली, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता 180। अब अगर डिस्टेंस इससे कम है सेंटर का तो मतलब उन सेंटरों को पास आना पड़ेगा, और अगर सेंटरों को पास आना पड़ेगा तो सर्कल एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे और सर्कल इंटरसेक्ट कर जाएंगे। पर अगर ये जो आइडियल कंडीशन है कि सर्कल बस टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 180 पिक्सल्स, पर अगर ये डिस्टेंस दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस 180 पिक्सल से ज़्यादा निकला तो सेंटरों को दूर होना है, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस है।
तो ये सर्कल भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल तो कलेक्शन है उन सभी पॉइंटों का जो सेंटर से बराबर दूरी पे है, तो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 आपको क्या दिया था, पहले सर्कल के सेंटर आपको दिए थे 100 कोमा 150, और x2 इसे मान रहा हूँ x1 कोमा y1। वैसे हो चुका है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफिकली मेथड से नहीं जाना तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ इंटरसेक्ट करेंगे। x2 कोमा y2, x2 कोमा y2 आपको क्या दिया था, x2 कोमा y2 दिया था 250 कोमा 230। अब डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 क्या है 100 माइनस 250 का होल स्क्वायर, 150 माइनस 230 का होल स्क्वायर। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो भी आपका सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया था, जैसे मैंने ये लाइन लिखी थी, तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हो। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको ग्राफ पेपर नहीं है आपके पास, आपको ग्राफ पेपर से नहीं जानना कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। मैंने आइडियल कंडीशन ली कि दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों की रेडियस होगा दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस, दोनों रेडियस का सम होगा दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो आ जाएगा 180। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अगर डिस्टेंस 180 से कम हुआ मतलब सेंटरों को पास होना है, और अगर सेंटर पास हो जाएंगे तो सर्कल ओवरलैप कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। पर अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस 180 से ज़्यादा हुआ मतलब सेंटर को दूर होना है, और जैसे ही मैं सेंटरों को दूर करूंगा सर्कल भी दूर चले जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक बार अलजेब्रिकली देख रहा हूँ क्या जो हमें एक्चुअल डायग्राम में मिल रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -80 का स्क्वायर, और रूट तो चल ही रहा है। 150 का स्क्वायर क्या होता है 22500, और -80 का स्क्वायर होता है 6400, और रूट तो है ही। अब देखिए ये ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए। अब अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आ जाएगा 00982, और ये किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 170 पिक्सल्स। तो देखिए जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस दोनों की रेडियस के सम से कम है। इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, कि दोनों ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब जाके उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 80 + 180 पिक्सल्स। पर अगर सेंटरों के बीच का डिस्टेंस 180 से कम है तो सेंटरों को पास आना पड़ेगा और सर्कल एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस, मैं ये काम करता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जगह का मैं ढंग से लिख देता हूँ इसे इरेज करके। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स आया है हमारा 170 पिक्सल्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स लेस है सम ऑफ रेडियाई के, सम ऑफ रेडियाई, इसका मतलब इंप्लाइज सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके दिखला दिए। अगर आपको ग्राफिकल से जाना है तो भी देख लीजिए सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको अलजेब्रा की मदद से जानना है तो भी मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है प्लॉट द पॉइंट A 2,1, B -1,2, C -2,1 and D 1,-2 in the coordinate plane. Is ABCD the square? Can you explain why? What is the area of this square? Okay, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं A, B, C, D। A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, B के कोऑर्डिनेट क्या है -1,2, C के कोऑर्डिनेट है -2,-1, D के कोऑर्डिनेट है 1,-2। आपसे बोला जा रहा है क्या ये चारों पॉइंट, पहले तो कह रहा है कि इसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिए, प्लॉट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। फिर आपसे बोला जा रहा है क्या ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो ज़्यादातर मैंने बच्चों को करते हुए देखा था, उनसे पूछा जाता है स्क्वायर क्या होता है,
कहता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो। ये डेफिनेशन पूरी नहीं है क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी बराबर होती है, क्या हम उसको भी स्क्वायर कह देंगे? नहीं, काजू कतली के शेप का होता रोम्बस। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो डेफिनेशन है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर है वो स्क्वायर होता है, इनकम्प्लीट है। तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट डेफिनेशन है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो, दोनों डायगोनल भी बराबर हों। क्योंकि अगर आप मैं रोम्बस बनाऊं तो रोम्बस के दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते, ऐसा होता है कुछ रोम्बस, चारों साइड तो बराबर है पर दोनों डायगोनल बराबर नहीं है। देखिए, एक डायगोनल बड़ा है, एक छोटा है। तो अगर हमें स्क्वायर की डेफिनेशन चाहिए तो हम कहेंगे स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। तो प्लॉट वाला काम यहाँ पर कर लेते हैं, कैलकुलेशन वहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है, तो ये वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसे थोड़ा सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट्स लिखिए, देखिए 3-4 पॉइंट तक लिखना है दोनों साइड बस, क्योंकि देखिए सारे कोऑर्डिनेट्स 3-4 से छोटे ही हैं मैग्नीट्यूड में। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये वाई एक्सिस माइनस वाली है, ये प्लस वाली, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये माइनस की एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। और फिर से ये स्केल पे नहीं है, आपके सामने मैंने नाप के नहीं बनाया, रफली बनाया है। और ये जो पॉइंट है बीचों बीच में, यह ओरिजिन 0,0। तो पॉइंट को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ए क्या है? 2,1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो ये रहा वो पॉइंट 2,1, ए है पॉइंट। ए क्या है? 2,1। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? बी है -1,2। बी क्या है? -1,2। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2। तो ये रहा वो पॉइंट, ये हो गया हमारा बी -1,2। बी लोकेट हो गया, प्लॉट हो गया। अब सी -2, -1 ये हो गया पॉइंट सी -2, -1। और डी है 1, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की -2 है, ये रहा ये पॉइंट है हमारा डी 1, -2 अभी ने मिलाई है उसी ऑर्डर में जिसमें दिए थे। ये हो गया ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है, दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है, पर आप सिर्फ ऐसे बोल के नहीं छोड़ सकते कि स्क्वायर होगा। आपको देखिए लिखा है कि इसका एरिया भी निकालना है और कैन यू एक्सप्लेन वाई, ये जो स्क्वायर बन रहा है। पहला सवाल तो ये था, ये ए बी सी डी द स्क्वायर, तो इसका जवाब क्या है? इज ए बी सी डी आ स्क्वायर। तो इसका जवाब है यस, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पर सिर्फ इतना ही जवाब ही नहीं देना, फिर ये भी कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ये स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर है। तो मैं इसकी 4 साइड निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला की मदद से और 2 डायगोनल निकालूंगा। डायगोनल क्या है? एक तो हो जाएगा बी डी, एक हो जाएगा ए सी। तो ये 2 डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर होने चाहिए, 4 साइड चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखिए एक्सप्लेनेशन किसकी है? वाई ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी स्क्वायर क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन है वाई ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो देखिए पहले मैं निकालने वाला हूँ ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जो कि ये 2,1, उसको मैं मान रहा हूँ पहला पॉइंट x1, y1। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला 2 ही पॉइंटों पे लगता है, -1, 2, इसको मान रहा हूँ दूसरा पॉइंट x2, y2। अब डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में? पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट तो है ही स्क्वायर रूट, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या होगा ए बी के बीच का, ए बी के बीच के डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट ए बी कहेंगे। a1 क्या है, a1 तो है, x1 क्या है, x1 है 2 और x2 क्या है, x2 है -1। ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये x2 की वैल्यू है स्क्वायर। y1 क्या है, y1 है 1, y2 क्या है, y2 है 2 और ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 9 + 1 और ये आ गया स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। अगर आप इसे 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे बना रहे हो तो स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी निकाल लिया। अब ऐसे ही हम निकालने वाले हैं बी सी। तो फिर से लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इस बार सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं पहला पॉइंट -2, -1, इसको मान लेते हैं x1, y1। अब ये मत समझना यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x1 की वैल्यू -2 है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये अलग पोर्शन करने के लिए था। अब इसका इससे कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर x1 और y1 अलग तरीके से चुने गए, अलग तरीके से सेपरेटली लिए गए, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग पार्ट है जो एक साइड निकालने के काम आया, अब ये दूसरी साइड निकालने के काम आएगा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -1, 2 इसको मान रखा है हमने x2, y2 जो पहले माना था। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पुट करिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, BC। x1 की वैल्यू क्या है -2, x2 की वैल्यू क्या है -1, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये x2 की वैल्यू है। फिर y1 की वैल्यू क्या है -1 और y2 की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए ये BC इक्वल टू ये माइनस का 2 है प्लस का 1 है, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का। और BC इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -3 का स्क्वायर 9 तो रूट 10 यूनिट्स। BC भी क्या आ गया है, रूट 10 यूनिट्स आ गया है जो कि AB आया था। अगर यही मैच नहीं करता तो बात ही खत्म, स्क्वायर होता ही नहीं। पर 2 मैच कर गए तो तीसरी साइड चेक करनी पड़ेगी। तीसरी साइड के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखिए ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया रूट 10 यूनिट्स, ये भी डिस्टेंस निकाल लिया रूट 10 यूनिट्स। अब निकालने वाले हैं ये वाला डिस्टेंस CD। तो C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे, किसी को भी आप मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 1, -2, इसको हम मान रहे हैं x1, y1। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा, x1, y1। हाँ ठीक है। ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2, y2। बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसलिए माना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, डिस्टेंस होगा क्या CD, C और D के बीच के डिस्टेंस को CD कहता है। अब बताइए x1 क्या है, x1 है आपका 1 और x2 क्या है -2, ये जो बीच में माइनस है फॉर्मूले वाला है। y1 क्या है आपका -2, y2 क्या है -1। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1। अगले स्टेप में CD इक्वल टू 9 एक रूट के अंदर तो रूट 10 यूनिट्स। तो हमारा जो CD था वो भी सेम डिस्टेंस आया जितना AB और BC आया था। अब एक लास्ट साइड बची है चेक करना, फिर हम डायगोनल चेक करेंगे। तो ये भी कितना आया है, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। अब एक लास्ट साइड बची है AD, तो इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। तो या इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, आपकी मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D
इसको फर्स्ट पॉइंट मान रहा हूँ, है क्या 1 -2, इसको मान रहा हूँ x1 y1। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इसको दूसरा पॉइंट मान रहा हूँ 2, 1, सिर्फ इस केस के लिए, इसको बाकियों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये साइड निकालने के लिए। तो ये हो गया x2, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए, x1 क्या है 1, x2 क्या है 2, y1 क्या है -2, y1 क्या है -1, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस होगा क्या इन दोनों के बीच में, AD। डिस्टेंस क्या होगा AD, A और D के बीच के डिस्टेंस को AD कहते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और रूट के अंदर है ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन। तो AD बराबर 19√10 यूनिट्स। तो देखिए एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी चारों साइड बराबर है, इसका मतलब ये रोम्बस तो है ही है, ये रोम्बस तो है। अब दो डायगोनल और अगर बराबर हो गए तो मैं क्या कह दूंगा, अगर दो डायगोनल और बराबर हो गए तो मैं कह दूंगा कि ये जो रोम्बस है ना ये स्क्वायर ही है। तो दो डायगोनल और मुझे चेक करना है। तो पहले देखते हैं डायगोनल AC। तो देखिए AC कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, और A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, 1, इसको मान रहे हैं x1, y1 लेट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, और जो C के कोऑर्डिनेट है वो है -2, 1, इसको मान रहे हैं x2, y2। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए, x1 क्या है 2, x2 क्या है -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, y1 क्या है 1, y2 क्या है -1, और ये सॉल्व करते हैं। AC इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 16 + 4, AC इक्वल टू √20, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 5, और 2 के पेयर बन जाएंगे, 2 बाहर आ गया, इतना आ गया यूनिट्स। तो ये पहला डायगोनल आ गया। आप ये नहीं कह सकते कि डायगोनल तो बाकी चार साइडों के बराबर ही नहीं है, डायगोनल हमेशा साइड से बड़ा ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। और देखिए ये एंगल बड़ा है 90, तो 90 के साथ स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड को भी ऑब्वियस बड़ा ही होना था, तो बड़ा हो गया। तो ये आया है हमारा पहला डायगोनल 2√5 यूनिट्स। अगर आपको इतना भी लिखना है तो इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। ऐसे ही अब दूसरा डायगोनल निकालते हैं। दूसरा डायगोनल क्या है BD। तो B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1, y1, और D के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं, ये क्या है 1, -2, इसको मान लेते हैं x2, y2। अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, BD किसके बराबर हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -1, 1, ये हो जाएगा 2, -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू। तो BD इक्वल टू -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, BD इक्वल टू 4 + 16, -2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है, क्योंकि -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 × -2, 4 आएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 नंबर माइनस में है। उसके बाद BD इक्वल टू आ गया √20 यूनिट्स। और जिसको अगर आप बाहर निकालना चाहते हो किसी का पेयर बना के, तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, √5 अंदर रह गया यूनिट्स। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि ABCD एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी चारों साइडें बराबर है और 2 डायगोनल बराबर हैं। और अगर ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड और 2 डायगोनल बराबर हो, ऐसे कोऑर्डिनेटर को स्क्वायर कहा जाता है। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको ये पार्ट सबसे नीचे लिखना है। पहले आप ये करने वाले हो, पहले डायग्राम बनाओगे, यही मैंने सबसे पहले बनाया था, फिर ये लिखोगे, ये वाला पार्ट लिखोगे, फिर ये दोनों पार्ट लिखोगे। अब ये सबसे लास्ट में लिखना है। तो आप कहोगे इन ABCD इन क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जो कितना है √10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स, और ए सी इक्वल टू बी डी, जो कितना है 2√5 यूनिट्स। इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। फिर भी आपको कोई डाउट ऐसा हो सकता है रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो डाउट अगले लेक्चर में आपका कवर कर दूंगा, मतलब उस डाउट का आपको आंसर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप कोई सजेशन वगैरह भी दे सकते हो, और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। ये पूरी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये देख कर ही नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।